चलिए बच्चों, आगे चलते हैं। आज हम लोग न्यूटन्स लॉ और फ्रिक्शन का रिवीजन करेंगे, थ्योरी वाला पोर्शन। हालांकि वैसे चैप्टर ऐसा है जिसमें बहुत ज़्यादा थ्योरी है नहीं, तो मैं थोड़े बहुत जो सवाल वगैरह से जो बातें बता सकता हूँ वही बताने की कोशिश करूँगा। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बोल दूँ कि जो चैम्प वाले बच्चे हैं, मतलब जिन्होंने फ्रेश रजिस्ट्रेशन कराया है चैम्प के लिए, उनको हम एक टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ऐड कर रहे हैं। मोस्टली बच्चे ऐड हो भी चुके हैं। जो नहीं ऐड हुए हैं बच्चे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, वो सबसे पहले तो टेलीग्राम का जो ऐप है वो डाउनलोड करें, और ये सपोर्ट का जो नंबर है 7410900908, इस पर एक मैसेज कर दें। मैसेज में आपका नाम, मैसेज में आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो, और टेलीग्राम आप कौन से फ़ोन नंबर पर जोड़ना चाहते हो वो वाला फ़ोन नंबर। ये फ़ोन नंबर रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। मोस्टली केसेस में तो ये रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और टेलीग्राम मोबाइल नंबर सेम होगा, लेकिन हो सकता है कोई बच्चा ऐसा हो जिसका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो हो वो पेरेंट्स का यूज़ कर रहा हो और ये खुद का नंबर यूज़ कर रहा हो। तो ये 3 इन्फॉर्मेशन आप भेज देना। इस नंबर पर आप या तो व्हाट्सएप कर देना, व्हाट्सएप से मैसेज कर देना, या टेलीग्राम से मैसेज कर देना, ठीक है। जिन बच्चों ने पहले से ही टेलीग्राम के ग्रुप में ऐड हो रखे हैं, चैम्प के ग्रुप में ऐड हो रखे हैं, उनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जो बच्चे अभी तक ऐड नहीं हुए वो अपना नाम, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और जिस नंबर पर वो टेलीग्राम ऐड करना चाहते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं, वो नंबर ये तीनों लिख के भेज दें। जो बच्चे प्रखर, प्रबल, प्रवीण वाले हैं, जो हमारे पहले से पुराने बच्चे हैं, वो लोग इनमें से कोई चीज़ ना भेजें। वो पहले से ही अपने अपने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर पहले से ही एडेड है, तो वो लोग ज़बरदस्ती है ना अपने नंबर ना भेजें, ठीक है। चलो यार, मुद्दे पे आते हैं। सबसे पहले बेटा, व्हाट इज़ फोर्स। आपको हल्का फुल्का तो आइडिया है कि किसी भी तरह का पुल या पुश जो है बेटा, दैट इज फोर्स। फोर्स की जो यूनिट है दैट इज kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बड़ा kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज ऑल्सो नोन एज न्यूटन। इसको हम CGS में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे 1 kg जो है, यू नो इट वेरी वेल, इट इज 10⁻³ ग्राम। 1 मीटर इज ऑफ कोर्स 10⁻² सेंटीमीटर अपॉन बड़ा सेकेंड का स्क्वायर। तो आपका जो 1 न्यूटन है वो हो गया है 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये जो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर है इसका डायन भी कह सकते हैं। रही बात बड़ा फोर्स की डायमेंशन की, तो केजी तो हो गया मास, मीटर हो गया लेंथ, सेकेंड है बड़ा क्या, टाइम। टाइम ऊपर जाएगा तो T⁻²। ये बड़ा का फोर्स है। नेचर में 4 फोर्स बेसिक है। एक आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, एक आपका बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स, तीसरा बेटा आपका वीक न्यूक्लियर फोर्स, और चौथा आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये 4 फोर्स बेसिक हैं। मैकेनिक्स के अंदर अधिकतर सवालों के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स से ही काम बन जाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस से ही काम चल जाता है। न्यूक्लियर फोर्सेस की कभी हमें कोई खास ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स में आप ऐसा कह सकते हो कि अगर ये अर्थ की सरफेस है और अर्थ की सरफेस के पास में अगर कोई m मास की ऑब्जेक्ट है, मैं अपनी बात कर लूँ, लेट से बड़ा मेरा जो मास है वो 68 kg है, तो हर ऑब्जेक्ट को अर्थ जो है वो अपनी तरफ पुल करेगी, मतलब वर्टिकली डाउनवर्ड्स पुल करेगी, और जिस फोर्स से पुल करेगी बेटा दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, और उसकी वैल्यू होगी बेटा m × g। जैसे मास थोड़ा मेरा 68, जी की वैल्यू सवाल के अंदर 9.8 दे रखी हो तो 9.8 यूज़ करनी है, 10 दे रखी हो तो 10 यूज़ करनी है। जो आपको ठीक लगे बेटा वो तुम देख लिया करो। कुल मिलाकर अर्थ मुझे पुल कर रही है बेटा कितने फोर्स से, 680 न्यूटन से। वो अलग बात है कि जब मैं ऐसे अभी अर्थ के सरफेस पर खड़ा हूँ तो उस टाइम पर अर्थ मुझे पुल कर रही है mg से, लेकिन मैं कहीं जा नहीं रहा। क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि अर्थ की जो सरफेस है उसने मुझे पुश भी किया है ऐसे। ये आपका नॉर्मल फोर्स है। ये जो अर्थ के सरफेस ने मुझे पुश किया है, ये एक तरीके से सरफेस और मेरे बीच में कॉन्टैक्ट फोर्स है। कॉन्टैक्ट फोर्सेस अक्सर आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस होते हैं। तो जो नॉर्मल है ये अपने आप में आपके पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। और अगर मैं रेस्ट पे हूँ तो इस mg की वैल्यू और नॉर्मल की वैल्यू बराबर है और मेरे ऊपर नेट फोर्स 0 है।
ठीक है, ऐसे बातों बातों में मैं सारी सारी बातें बता दूंगा। ठीक है, ऐसे ही ना, कोई एक पॉइंट लिया और मैं सारी सारी बातें कवर कर लूंगा। ठीक है, आगे बड़ा नेक्स्ट इज न्यूटन के बड़ा 3 बेसिक लॉज हैं, है ना। सबसे पहला लॉ ये है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स नहीं लग रहा तो वो बॉडी अपना मोशन जो है वो जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा। अगर बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, और अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ही मूव करती रहेगी। बट दिस इज ऑल्सो लॉ नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। किसी भी बॉडी का मोशन या रेस्ट जो है वो मोशन या रेस्ट वैसा का वैसा ही रहेगा जब तक आप उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते। कोई बॉडी अगर 5 मीटर पर सेकंड से ईस्ट की तरफ जा रही है तो 5 मीटर पर सेकंड से ईस्ट की तरफ चलती जाएगी, अनलेस तुम उस पर कोई फोर्स लगाओ। फोर्स लगाओगे तब जाके उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, मोशन चेंज होगा, या तो वो रेस्ट पे आएगी या उसकी स्पीड बढ़ेगी या घटेगी, या ईस्ट पे जाते हुए जो ऑब्जेक्ट हो वेस्ट में आएगी या नॉर्थ में जाएगी। ये सब करने के लिए आपको कोई ना कोई फोर्स लगाना पड़ेगा। दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। दूसरा लॉ है, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये कहता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम होता है दैट इज मास इनटू वेलोसिटी। ये कहता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगने वाला जो फोर्स है वो हमेशा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होता है। बड़ा क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब ये हो गया कि दैट इज डी बाई डी टी ऑफ मोमेंटम। बड़ा मोमेंटम इज ऑफ कोर्स मास इनटू वेलोसिटी। अक्सर ऑब्जेक्ट का जो मास है बड़ा वो तो कांस्टेंट होता है, उसे तो बाहर निकाल लो, मल्टीप्लाइड बाई डी वी बाई डी टी। बेटा इस डी वी बाई डी टी को हम पहचानते हैं, दिस इज योर एक्सेलरेशन। तो किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगने वाला जो फोर्स है इट इज ऑलवेज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। वैसे कोई अगर हमसे पूछे ना कि न्यूटन सेकंड लॉ क्या है, तो हम बोलेंगे कि फोर्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। इसको सोल्व करने पर आता है एफ इज इक्वल्स टू एम ए। सो दिस इज मोर करेक्ट एज कंपेयर टू दिस। ठीक है, हालांकि कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला। नेक्स्ट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ सेज दैट कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्विवेलेंट अपोजिट रिएक्शन। जैसे कि बेटा ये मान लो कोई दीवार है, ठीक है, इस दीवार को अगर मैं इस तरह अपने हाथ से अगर पुश करूं तो दीवार पर नॉर्मल फोर्स लगेगा ऐसे एन, वही नॉर्मल फोर्स मेरे हाथ पर लगेगा ऐसे। ये दोनों नॉर्मल फोर्स अलग अलग बॉडीज पर लग रहे हैं। ये वाला नॉर्मल फोर्स दीवार पे लग रहा है, ये वाला नॉर्मल फोर्स मेरे हाथ पे लग रहा है, और दोनों के दोनों नॉर्मल फोर्स ऑब्वियस बात है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। ये मान लीजिए बेटा ये अर्थ है, ठीक है, अच्छी खासी बड़ा भारी अर्थ है। ये मेरा जैसे मैंने बताया कि मेरा मास बड़ा कितना है 68 kg है। अर्थ मेरे को पुल कर रही है ग्रेविटेशनल फोर्स mg से, बेटा कितना 680 न्यूटन फोर्स से। तो अगर अर्थ मेरे को 680 न्यूटन फोर्स से अगर पुल कर रही है तो मैं भी अर्थ को 680 न्यूटन फोर्स से पुल कर रहा हूं। ये वाला फोर्स ग्रेविटेशनल, तो बेटा ये वाला फोर्स भी ग्रेविटेशनल। दोनों फोर्सेस जो होंगे अलग अलग बॉडीज पे लगेंगे। ये वाला फोर्स मुझ पे, ये वाला फोर्स अर्थ पे, और दोनों इक्वल एंड अपोजिट होंगे। मेरे पर अगर फोर्स ऐसे लगा तो इस पर फोर्स ऐसे लगा है, दोनों फोर्स ग्रेविटेशनल है। वो अलग बात है कि ये 680 न्यूटन फोर्स मेरे लिए बहुत बड़ा फोर्स है, अर्थ के लिए फोर्स बहुत बड़ा नहीं है, क्योंकि अर्थ का मास बहुत ज़्यादा है, अर्थ का इनर्शिया बहुत ज़्यादा है। तो ये वाला जो फोर्स है ये अर्थ के लिए कोई बहुत बड़ा फोर्स नहीं, लेकिन मेरे लिए फोर्स तो अच्छा खासा है। ठीक है, बट अगेन अर्थ अगर मेरे को 680 न्यूटन से अगर खींच रही है तो मैं भी अर्थ को 680 न्यूटन से खींच रहा हूँ। हालांकि मैंने कोई इस बात का घमंड नहीं किया, बट मैं भी अर्थ को लगातार पुल करता रहता हूँ, आप भी कर रहे होंगे। ठीक, तो बेटा इस बात का खास तौर से ध्यान रखना है कि जो भी आपके एक्शन रिएक्शन पेयर होंगे ना वो हमेशा डिफरेंट बॉडीज पर लगेंगे, वो कभी भी एक बॉडी पर नहीं लगेंगे, वो हमेशा डिफरेंट बॉडीज पर लगेंगे। पहली बात तो ये, और दोनों के दोनों सेम नेचर के होंगे। जब मैंने कहा ना कि दोनों के दोनों सेम नेचर के होंगे तो मेरे कहने का अर्थ है कि या तो दोनों के दोनों ग्रेविटेशनल फोर्स होंगे, या दोनों के दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होंगे, या दोनों के दोनों न्यूक्लियर फोर्स होंगे। ठीक है, आई होप बड़ा तीनों के तीनों लॉज याद रहेंगे। आगे चलते बड़ा नेक्स्ट इज फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम के अंदर हम क्या करते हैं कि किसी भी बॉडी पर लगने वाले सारे के सारे फोर्सेस दिखाते हैं। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, उस बॉडी पर लगने वाले फोर्स दिखाते हैं। उस बॉडी ने बाकियों पर कितने कितने फोर्स लगाए हैं वो नहीं बताते हम, उस बॉडी पर कितने कितने फोर्स लग रहे वो दिखाते हैं। बॉडी अगर बड़ी हो और अगर उसकी शेप साइज ज्योमेट्री का कोई बहुत ज़्यादा फर्क ना पड़ रहा हो तो आप उसे पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह भी दिखा सकते हो। जैसे मैं अभी जैसे फर्श पे खड़ा हूँ,
तो कोई कहते हैं कि सर आपकी एफबीडी कैसे बनाएंगे? तो अगर मैं फर्श पर अगर खड़ा हूँ तो सबसे पहली बात तो मुझे अर्थ पुल कर रही है सबसे पहले नीचे की तरफ एफजी से, जो फर्श है वो मुझे ऊपर की तरफ पुश कर रहा है बेटा किसी न किसी नॉर्मल फोर्स से। दैट्स इट। ये दोनों फोर्सेस दिखाना ही अपने आप में मेरी फ्री बॉडी डायग्राम है। ध्यान देना इस बात का, फ्री बॉडी डायग्राम किसका बना रहे हो? मेरा। तो मेरे पर लगने वाले फोर्स दिखाने हैं। मैंने फर्श पर कितना फोर्स लगाया वो दिखाने की जरूरत नहीं है, मैंने अर्थ पर कितना फोर्स लगाया वो दिखाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मुझ पर लगे हुए जो फोर्स है वही दिखाने की जरूरत है। ये नॉर्मल और ये जो mg है ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है, ये तो समझ में आ गया होगा। क्यों? क्योंकि ये नॉर्मल तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है और mg आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है। एक्शन रिएक्शन पेयर तो सेम नेचर के होते हैं। उसी तरीके से एक्शन रिएक्शन पेयर तो अलग अलग बॉडीज पे लगते हैं, नॉर्मल भी मेरे पे लग रहा है, mg भी मेरे पे लग रहा है, तो ये एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है। सर क्या मैं इनके एक्शन रिएक्शन पेयर बना सकता हूँ क्या? हाँ बना सकते हो। जैसे अगर ये अर्थ है तो अर्थ की सरफेस ने मेरे को ऊपर की तरफ नॉर्मल से पुश किया, तो मैं भी अर्थ की सरफेस को नॉर्मल से पुश करूंगा। ये नॉर्मल और ये नॉर्मल एक्शन रिएक्शन पेयर है। अर्थ मुझे नीचे की तरफ mg से पुल कर रही है तो मैं भी अर्थ को mg से पुल कर रहा हूं। ये वाला mg और ये वाला mg आपके एक्शन रिएक्शन पेयर है। ठीक है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगने वाले फोर्सेज अगर आप डायग्राम के अंदर दिखा पा रहे हो तो बेटा दैट इज नोन एज योर फ्री बॉडी डायग्राम, नथिंग मोर देन दैट। नेक्स्ट इज इक्विलिब्रियम। बेटा सवाल अच्छे खासे इक्विलिब्रियम के ऊपर पूछते हैं। आप ऐसे मान के चल सकते हो कि न्यूटन्स लॉ की जो भी आप रिसोर्सेज यूज़ कर रहे होंगे, चाहे अपनी डीयूपी हो, शीट हो, कुछ और भी रिसोर्स आपके पास हो, तो 20% सवाल तो सिर्फ और सिर्फ इक्विलिब्रियम के ही आपको मिलेंगे। इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि उस ऑब्जेक्ट पर लगने वाला जो फोर्स है वो जीरो है। फोर्स जीरो है तो उस ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन है वो जीरो है। एक्सेलरेशन जीरो है इस बात का मतलब बेटा उसकी वेलोसिटी जो है बेटा वो कांस्टेंट है। ऐसा भी हो सकता है कि उसकी वेलोसिटी जीरो रहे और वो कांस्टेंट रहे। जैसे ये पेन है, इस पेन की वेलोसिटी जीरो है और ये कांस्टेंट है, तो बेटा ये क्या इक्विलिब्रियम पे है? बिल्कुल इक्विलिब्रियम पे है। तो इसको हम बोलते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। इसका नाम है स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास वेलोसिटी है, जीरो नहीं है, कुछ है, लेकिन जो भी है वो कांस्टेंट है, हम तब भी कहेंगे कि वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो उस पर लगने वाला एक्सेलरेशन जीरो है, और अगर उसका एक्सेलरेशन जीरो तो उस पर फोर्स जीरो है, तो वो भी इक्विलिब्रियम पे है। लेकिन इस तरह के इक्विलिब्रियम का हम एक स्पेसिफिक एक नाम निकालेंगे, डायनामिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, कई बार बेटा ऐसा भी होगा कि हो सकता है कि उस बॉडी पर ना सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग जो फोर्स है वही जीरो हो, तो उस केस में उसका एक्स एक्सिस के अलोंग ही एक्सेलरेशन जीरो होगा। हो सकता है कभी बेटा किसी केस के अंदर उस ऑब्जेक्ट पर लगने वाला जो फोर्स है वो सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में ही जीरो हो। वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स जीरो होगा तो मैं कहूंगा कि उसका वर्टिकल डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है वो जीरो है। ठीक है, तो कई बार ऐसा हो सकता है कि बॉडी जो है ना उसके पास एक एक्सिस के अलोंग फोर्स और दूसरे एक्सिस के अलोंग फोर्स ना हो। जैसे हमने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा था, तो प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर उस बॉल पर वर्टिकल डायरेक्शन में तो फोर्स लग रहा था, लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं था। तो आप ऐसा कह सकते हो कि बॉल जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो इक्विलिब्रियम है, वर्टिकल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम नहीं है। तो हम ऐसे एक्सिस में तोड़ तोड़ के भी देख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते बच्चों, मैं एक छोटा सा सवाल के थ्रू बात समझाना चाहता हूँ। हालांकि सवाल ऐसा है कि जो मैंने कई बार बड़ा थ्योरी वगैरह में ले रखा है। ये मेरे पास एक m मास की बॉल है और इस m मास की बॉल को मैंने ऐसे फंसा रखा है। कहाँ फंसा रखा है? ये एक इंक्लाइंड प्लेन है और ये एक वर्टिकल वॉल है, इनके बीच में फंसा रखा है। जो इंक्लाइंड प्लेन है उसका एंगल आपके पास थीटा है, सारी सर्फेसेस बेटा आपकी स्मूथ है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इस बॉल पर लगने वाले सारे के सारे नॉर्मल फोर्स बताओ। सर ये नॉर्मल फोर्स कौन लगा रहा है? नॉर्मल फोर्स मतलब कि इस इंक्लाइंड प्लेन ने इसको पुश किया होगा, जिस फोर्स से पुश किया होगा उसको हम नॉर्मल फोर्स बोलते हैं। इस वर्टिकल वॉल ने भी इसको पुश किया होगा, जिस फोर्स से पुश किया होगा उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल फोर्स। अब आराम से सुनना बेटा। सबसे पहले इस m मास की बॉल को अर्थ पुल कर रही है नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स mg से। ठीक है, ये जो इंक्लाइंड प्लेन है ये इसको पुश करेगा ऐसे किसी न किसी नॉर्मल फोर्स से।
जिस नॉर्मल फोर्स से बेटा इसको पुश करेगा मैं उसको बोल रहा हूँ N1। हालांकि मैं ज्योमेट्री से दिखा भी सकता हूँ, बट ठीक है बेटा, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा उसमें। ये फोर्स ऐसे होगा हमेशा इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर। आप ये याद रख सकते हो कि इंक्लाइंड प्लेन का अगर हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा है तो इस नॉर्मल फोर्स का वर्टिकल से एंगल थीटा रहेगा। याद रख लोगे इस बात को। इंक्लाइंड प्लेन का हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा है तो इंक्लाइंड प्लेन के द्वारा लगाए गए नॉर्मल का वर्टिकल से एंगल थीटा होगा। इसी तरह से ये हॉरिजॉन्टल वॉल जो है ये इस बॉल को पुश, सॉरी बेटा, ये जो वर्टिकल वॉल है ये इसको पुश करेगी ऐसे परपेंडिकुलरली, तो ऑब्वियस बात है कि ये वाला फोर्स ऐसे हॉरिजॉन्टल आ जाएगा। ठीक है, इस बॉल पर लगने वाले फोर्सेस बड़ा मैं अलग से दिखाया था। ये लो सर, आपने तो बॉल बहुत छोटी कर दी, पॉइंट दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, पूरी बॉल बनाने की जरूरत नहीं, सिर्फ पॉइंट पे अगर बनाओगे चलेगा। सबसे पहले बड़ा नीचे की तरफ मेरे पास है mg, ये बड़ा आपका वर्टिकल, ऐसे आपके पास कोई ना कोई फोर्स है दैट इज N1, ये वाला एंगल आपके पास थीटा, दीवार ने पुश किया किसी न किसी फोर्स नॉर्मल N2 से। हम जानते हैं कि हमारी जो बॉल है वो कहीं नहीं जा रही, तो नेट फोर्स कितना होना चाहिए, 0। एक काम कीजिए बेटा, इस N1 के दो कंपोनेंट कीजिए। थीटा की तरफ वाला जो कंपोनेंट होता है वो आता है कॉस थीटा और इसके परपेंडिकुलर वाला आता है साइन थीटा। नीचे की तरफ mg तो है ही और N2 इस तरफ है। अब मैं क्या, मेरे बच्चे भी इस बात को जानते हैं कि बॉल तो फंसी हुई है, बॉल अगर फंसी हुई है रेस्ट पे है तो इक्विलिब्रियम है, तो नेट फोर्स 0 होना चाहिए। नेट फोर्स 0 होना चाहिए, इसका मतलब ऊपर का फोर्स और नीचे का फोर्स बराबर होने चाहिए। तो N1 का cos थीटा मस्ट बी इक्वल टू mg। बेटा N1 की वैल्यू आ गई है mg sec थीटा। हमारा आंसर आ चुका है। इस इंक्लाइंड प्लेन ने जो नॉर्मल फोर्स लगाया है बेटा उसकी वैल्यू है mg sec थीटा। इस वाले दीवार ने फोर्स जो नॉर्मल N2 लगाया है वो निकालने के लिए आप ऐसा कह सकते हो कि बॉल इक्विलिब्रियम पे है तो लेफ्ट का फोर्स बराबर शुड बी इक्वल टू राइट का फोर्स। तो मेरे पास आ जाएगा N2 इज इक्वल्स टू N1 का साइन थीटा। तो मेरे पास ये आ जाएगा mg का tan थीटा, सिंपल। तो N2 की वैल्यू मेरे पास आ गई है mg का tan थीटा। इसका मतलब इस दीवार ने बॉल को पुश किया है, कितने फोर्स से बड़ा पुश किया है, mg के tan थीटा से। जिस तरह से सरफेसेस एक दूसरे पर नॉर्मल लगाती है वैसे ही रस्सियां एक दूसरे पर टेंशन लगाती है। ठीक है, टेंशन वाले केस में ऐसे सवाल तो ऑफकोर्स हम कल भी कर लेंगे, बट आप एक बात याद रख सकते हो कि अगर रस्सी मासलेस है और किसी पुल्ली कोई किसी स्मूथ पुल्ली वगैरह के ऊपर से गुजर रही है, उस केस में रस्सी के ऊपर हर जगह टेंशन की वैल्यू सेम होगी। रस्सी में जो टेंशन होगी वो हमेशा पुलिंग होगी, मतलब हमेशा अपनी तरफ पुल करेगी, रस्सी कभी पुश नहीं करेगी। और रस्सी जिस फोर्स से पुल करेगी उस फोर्स को हम हमेशा टेंशन बोल देंगे। तो बहुत ही ऐसे आसान सी बात है, कोई बहुत टफ बात नहीं है। जैसे बेटा मैं एक छोटा सा, अब मैं इक्विलिब्रियम के आगे बढ़ रहा हूँ। नेक्स्ट इज, अगर मान लीजिए किसी सिस्टम के पास अगर एक्सेलरेशन होगा तो क्या करेंगे। मेरे पास बेटा एक चेन है और उस चेन का टोटल मास जो है वो 5 kg है। इसमें से 5 हिस्से हैं, 1 2 3 4 5। इसका मास 1 kg, इसका मास 1 kg, इसका मास 1 kg, इसका मास 1 kg, इसका मास 1 kg। पूरा का पूरा अरेंजमेंट वर्टिकल प्लेन में है और मैं ऊपर की तरफ 70 न्यूटन से इसको पुल कर रहा हूँ पूरे अरेंजमेंट को। तो मुझे पता करना है कि इस पूरी की पूरी चेन का एक्सेलरेशन क्या होगा। सोचते बेटा, इस पूरी की पूरी चेन को अर्थ पुल कर रही है नीचे की तरफ, कितने फोर्स से पुल कर रही है, mg से। मास पूरी चेन का कितना है, 5, जी बड़ा कितना ले लूँगा, 10। कुल मिलाकर बड़ा फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ 50 न्यूटन, ऊपर की तरफ 70 न्यूटन, नीचे की तरफ 50 न्यूटन। तो ऊपर की तरफ फोर्स है ज़्यादा, तो पूरी पूरी चेन का एक्सेलरेशन आएगा ऊपर की तरफ। ये न्यूटन्स लोग कहता है कि ऊपर की तरफ नेट फोर्स है 70 - 50 दैट इज 20 न्यूटन, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू इसका मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की वैल्यू मेरे पास आ गई है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमने वो वाले फोर्सेस नहीं दिखाए जो इस चेन ने इस चेन पर नीचे की तरफ लगाया है और इस चेन ने इस चेन पर ऊपर की तरफ लगाया, क्योंकि वो सारे के सारे एक तरीके से आपके पास इंटरनल फोर्सेस हैं, वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। बट अगर मान लो मैं आपसे ये पूछूं कि बताओ कि इस चेन और इस चेन के बीच में यहां पर
कितनी टेंशन होगी, जानबूझ के पूछ ले कि बताओ कि इन दोनों चेन्स के बीच में कितनी टेंशन होगी। तो या तो आपको इसकी एफबीडी बनानी पड़ेगी या आपको इस नीचे वाले की एफबीडी बनानी पड़ेगी, क्योंकि पूरे की अगर एफबीडी बनाते हो ना फिर तो ये टेंशन लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ऊपर वाले हिस्से पर टेंशन लग रही होगी नीचे की तरफ और इस नीचे वाले हिस्से पर टेंशन लग रही होगी ऊपर की तरफ। तो ऐसे केस में अगर ये वाले टेंशन पूछ ले तो या तो ऊपर वाले की एफबीडी बनाओ या नीचे वाले की। जैसे ये जो 1 किलो का हिस्सा है इसकी एफबीडी अगर बनाओ तो ऊपर की तरफ 70 न्यूटन तो लग रहा है। ये 1 केजी का है, ये बड़ा सिर्फ 1 केजी का है, 5 केजी का तो पूरा था, इस पर mg लग रहा है 10 न्यूटन। जो बाकी चारों चेन्स है वो इस पॉइंट पर इस हिस्से को नीचे की तरफ किसी न किसी फोर्स से खींच रहे हैं। नीचे की तरफ जिस फोर्स से खींच रहे हैं मैं उसको टी बोल दूं, ये टी मुझे निकालना है और इसका एक्सेलरेशन मैं निकाल चुका हूं कि ऊपर की तरफ है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन ऊपर तो नेट फोर्स ऊपर की तरफ नेट फोर्स है कितना, तो मेरे बच्चे बोलेंगे सर ऊपर की तरफ नेट फोर्स है 70 - 10 - टी। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, 70 ऊपर 10 नीचे टी नीचे, तो ऊपर की तरफ हो गया 70 - 10 मस्ट बी इक्वल टू इसका मास 4 नहीं, इसका मास है 1 मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन। और सॉल्व करते बेटा मेरे पास टी की वैल्यू आ गई है 60 - 4 बेटा दैट कम्स आउट बी 56 न्यूटन। ये बेटा मेरे पास 56 न्यूटन आ गया। तो यहां पर कोई अगर मुझसे टेंशन पूछेगा हम बड़े आराम से बोल देंगे यहाँ पर टेंशन आपके पास 56 न्यूटन है। यही नहीं, कोई मुझसे पूछ ले कि इन दोनों के बीच में टेंशन टी डैश कितनी है, बता देंगे बेटा। अगर ये टी डैश अगर निकालनी है तो या तो बेटा इसकी एफबीडी बनाओ, ये बेटा इसकी एफबीडी बनाओ, किसी की बनानी पड़ेगी। पूरे की जब बनाते हैं फिर तो टी डैश लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि इस चेन ने इस ऊपर वाले हिस्से को जिस फोर्स से नीचे खींचा होगा, इस ऊपर वाले हिस्से ने इस चेन को उतने फोर्स से ऊपर खींच लिया होगा, तो वाला फोर्स तो कैंसिल हो गया। तो अगर ये वाले इस पॉइंट पर कितना टेंशन है ये निकालना है तो एक काम करो, नीचे वाले हिस्से की एफबीडी बनाओ। नीचे वाले हिस्से की मैं एफबीडी बनाऊं बेटा, देखना इस पर सबसे पहले नीचे की तरफ mg, बेटा इसका mg तो है 10 और ऊपर वाली चेन इसको ऊपर की तरफ खींच रही है बेटा कितने फोर्स से, टी डैश से, और तो कोई नीचे खींच नहीं रहा है इसको। हाँ ये जरूर पता है मुझे कि इसका एक्सेलरेशन है ऊपर की तरफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और इस हिस्से का एक्सेलरेशन है 1। हमें तो काम ही एक आता है, एक्सेलरेशन है ऊपर की तरफ तो नेट फोर्स है ऊपर की तरफ नेट फोर्स कितना है, टी डैश - 10 मस्ट बी इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और टी डैश की बेटा मेरे पास वैल्यू आ गई है 14 न्यूटन। तो इसका मतलब इस चेन ने इस चेन को 14 न्यूटन से नीचे खींचा है और इस चेन ने इस चेन को 14 न्यूटन से ऊपर खींचा है। ऐसे कर करके बेटा हम कहीं पर भी टेंशन निकाल सकते हैं। ठीक है, आई रियली होप बेटा समझ गए इस बात को। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज स्प्रिंग फोर्स। सुनना बेटा, स्प्रिंग जो है उसमें एक टेंडेंसी है कि वो अपनी नेचुरल लेंथ पर रहना चाहती है। अगर ये स्प्रिंग है और अगर ये अपनी नेचुरल लेंथ पे है तो स्प्रिंग ना तो पुल करेगी ना पुश करेगी, और हम ही बोलेंगे कि इसके अंदर टेंशन की जो वैल्यू है वो 0 है। अगर मैंने स्प्रिंग को किसी प्रकार का कोई एक्सटेंशन दे दिया, अगर मैंने ऐसे किसी प्रकार का अगर एक्सटेंशन दे दिया तो स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पर आने के लिए, जैसे मान लो कि आपके हाथ ने पकड़ के इसको बाहर की तरफ खींचा तो आपके हाथ को अंदर की तरफ खींचेगी, आपके हाथ को अंदर की तरफ खींचेगी, जिस फोर्स से खींचेगी उसको मैं टी से रिप्रेजेंट कर देता हूं। टी मतलब एक तरीके से टेंशन इन स्प्रिंग। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके हाथ को खींच रही है, ये इसी फोर्स से इस दीवार को भी खींच रही है। वो अलग बात है कि दीवार मूव नहीं करेगी, दीवार का इनर्शिया बहुत ज्यादा है, लेकिन स्प्रिंग तो पुल कर रही है ना, दीवार नहीं आ रही, वो दीवार की मर्जी है। ये जो टेंशन होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स होगा एंड दिस टेंशन इज इक्वल्स टू के एक्स। बेटा के इज योर स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू बेटा आपको अक्सर सवाल के अंदर दे रखी होगी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसकी जो यूनिट होगी बेटा अक्सर वो न्यूटन पर मीटर होगी। अगर कभी न्यूटन पर सेंटीमीटर लिखा है तो ध्यान से रखना, मतलब थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि हो सकता है कि बेटा आप एक्स ले लो मीटर में और के ले लो आप न्यूटन पर सेंटीमीटर में, और आप गलती से बेटा उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। पहले दोनों की यूनिट एक बार सेम कर लेना फिर जाके काम करना। ठीक है, इसी तरह से अगर मान लीजिए कि स्प्रिंग के अंदर कंप्रेशन हो गया, स्प्रिंग के अंदर मान लीजिए एक्स का कंप्रेशन हो गया, तो स्प्रिंग इस केस में पुश करेगी, और जिस फोर्स से पुश करेगी मैं उसको अगर इंटेंशनल बोल सकता हूं। आपके हाथ ने पुश किया अंदर की तरफ तो आपके हाथ को पुश करेगी बाहर की तरफ,
आपके हाथ को भी पुश करेगी और दीवार को भी पुश करेगी। वो अलग बात है कि दीवार मूव नहीं करेगी। ये जो टेंशन है, अगेन दिस टेंशन विल बी ऑब्वियसली के इनटू एक्स। तो स्प्रिंग कैन पुल एज वेल एज पुश। स्प्रिंग पुल भी कर सकती है, पुश भी कर सकती है। आपको कुछ खास ऐसे दिमाग में लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एंड दैट विल बी ऑलवेज के इनटू एक्स। नेक्स्ट इज बेटा स्प्रिंग बैलेंस। दिमाग में बेटा कुछ खास कचरा इकट्ठा करने की जरूरत ही नहीं है। स्प्रिंग बैलेंस बेटा दिखने में ऐसा सा होगा, यूं, और ये स्प्रिंग ही है एक तरीके से, और इस हुक से हम किसी न किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे टांग देते हैं। आप तो सिर्फ और सिर्फ याद रखो कि स्प्रिंग बैलेंस का काम है यहां पर जो टेंशन है उसको मेजर करना। इसका काम है बेटा सिर्फ और सिर्फ टेंशन को मेजर करना, एंड दैट्स इट, उससे ज्यादा कुछ नहीं। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं इस पूरे के पूरे अरेंजमेंट को एक लिफ्ट के अंदर रख दूं, और ये लिफ्ट जा रही है लेट से ऊपर की तरफ ए से, ठीक है, और ये एम मास का जो ब्लॉक है ये लिफ्ट के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे है। लिफ्ट की रेस्पेक्ट में अगर रेस्ट पे है तो इस बात का मतलब ये है कि लिफ्ट का अगर एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ ए है तो इस एम मास के ब्लॉक का एक्सेलरेशन भी ऊपर की तरफ ए है। तो इस एम मास की अगर मैं एफ बी डी बनाऊं तो मैं कहूंगा कि इस पर सबसे पहले अर्थ पुल कर रही है नीचे की तरफ एम जी से, और स्प्रिंग बैलेंस ऊपर की तरफ पुल कर रहा है टी से। लिफ्ट जा रही है ऊपर की तरफ ए से, तो ब्लॉक भी उसके साथ जा रहा है ऊपर की तरफ ए से। एक्सेलरेशन है ऊपर, तो नेट फोर्स भी ऊपर। नेट फोर्स ऊपर की तरफ कितना हो गया, टी माइनस एम जी। नेट फोर्स शुड बी ऑलवेज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। टी की बेटा वैल्यू आ गई है एम इंटू जी प्लस ए। ले बेटा स्प्रिंग बैलेंस की जो रीडिंग होगी वो एम इंटू जी प्लस ए न्यूटन होगी। हालांकि एक यूनिट यहां पर और फेमस है, वो है जी से डिवाइड करने के बाद। इस पूरे एक्सप्रेशन को अगर तुम जी से अगर डिवाइड करते हो तो मेरे पास ये आ जाएगा 1m इंटू 1 प्लस ए बाई जी। इसको हम बोलते हैं KGF, किलोग्राम फोर्स, ठीक है, जी से डिवाइड करने के बाद। तो हो सकता है कभी कभी KGF में भी आंसर लिखा हो। वेइंग मशीन क्या करती है, वेइंग मशीन जिस तरह से स्प्रिंग बैलेंस टेंशन मेजर करती है, ये नॉर्मल को मेजर करती है, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये कोई लिफ्ट है, और इस लिफ्ट के अंदर ये रही आपकी वेइंग मशीन, और इस वेइंग मशीन पर ये खड़े आप, और आपका मास है m, और लिफ्ट आ रही है नीचे की तरफ a एक्सेलरेशन से। और कोई मुझसे पूछे बताओ वेइंग मशीन की रीडिंग क्या है। अब यार वेइंग मशीन की रीडिंग क्या है वो तो निकालना है, इसका मतलब मुझे ये पता करना है कि वेइंग मशीन ने बालक पर और बालक ने वेइंग मशीन पर कितना नॉर्मल फोर्स लगाया है। अब वेइंग मशीन मेरे पे कितना नॉर्मल फोर्स लगा रही है, इसके लिए मेरी एफबीडी बना दो। मेरे पे कौन से फोर्स है, नीचे की तरफ mg। वेइंग मशीन ने मेरे को ऊपर की तरफ पुश किया है किसी न किसी नॉर्मल फोर्स से। सर वो वाला नॉर्मल फोर्स क्यों नहीं दिखा रहे जो मैंने वेइंग मशीन पर लगाया है। एफबीडी किसकी बना रहे हो, मेरी। तो मेरे ऊपर जो फोर्स लगे वही दिखाने हैं, मैंने लोगों पर जो फोर्स लगाए हैं वो नहीं दिखाने। और मैं जानता हूं कि लिफ्ट का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ ए, तो मेरा एक्सेलरेशन नीचे की तरफ ए। एक्सेलरेशन नीचे तो नेट फोर्स नीचे, नीचे की तरफ नेट फोर्स है कितना, mg माइनस नॉर्मल। आप कह सकते हो कि mg माइनस नॉर्मल मस्ट बी इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। नॉर्मल की मेरे पास वैल्यू आ गई है m इंटू जी प्लस ए। यही बेटा आपकी वेइंग मशीन की रीडिंग भी है। आप g से डिवाइड करके बोल सकते हो कि आंसर KGF में आ जाएगा। आगे चलिए बच्चों, नेक्स्ट इज कंस्ट्रेंड मोशन। वैसे यार ना मतलब कंस्ट्रेंट पे कोई सवाल आए इस बात के चांसेस जेईई मेन में थोड़े से कम है, क्योंकि थोड़ा सा टफर साइड का कॉन्सेप्ट हो गया। बट फिर भी हमें एक बेसिक आइडिया होना चाहिए, क्या पता कोई टफ सवाल पूछ ले तो हमसे सवाल बन जाएगा अगर हमें पहले से पता होगा। कंस्ट्रेंट मोशन का बड़ा अर्थ बेसिकली ये है कि यार दो बॉडीज का मोशन आपस में रिलेटेड हो किसी तरीके से। जैसे बेटा मान लीजिए कि आपके पास ये स्मूथ पुल्ली है, इसके ऊपर से हमने रस्सी लपेट रखी है ऐसे, रस्सी लपेट रखी है ऐसे, मासलेस स्ट्रिंग है, और मैं यहाँ पर एक m1 मास का ब्लॉक बांध के बैठा हूँ और यहाँ पर मैं एक m2 मास का ब्लॉक बांध के बैठा हूँ। अब मैं इस बात को जानता हूँ कि अगर m1 भारी है तो m1 नीचे आएगा, m2 बड़ा ऑफकोर्स उतना ही ऊपर आएगा। उतना ही क्यों, बिकॉज रस्सी की लेंथ तो फिक्स है, तो इसकी स्पीड जितनी नीचे की तरफ इसकी स्पीड उतनी ऊपर की तरफ, इसलिए इसका एक्सेलरेशन जितना a नीचे की तरफ उतना ही एक्सेलरेशन इसका a ऊपर की तरफ। इन दोनों का मोशन आपस में रिलेटेड है, इसलिए मैं ऐसा कहता हूं कि ये दोनों का मोशन कंस्ट्रेंड है, आपस में जुड़ा हुआ है। ठीक है, यहां पर ऑब्वियस बात है कंस्ट्रेंड बहुत ही ईजी आया।
हम निकालना चाहे बड़ा निकाल भी सकते हैं। इस पर नीचे की तरफ बड़ा फोर्स आएगा m1g, रस्सी तन जाएगी तो रस्सी खींचेगी ऊपर की तरफ किसी न किसी फोर्स T से। रस्सी मासलेस है तो बड़ा यहाँ टेंशन T तो यहाँ भी टेंशन T, यहाँ टेंशन T तो यहाँ टेंशन T, यहाँ भी टेंशन T तो यहाँ भी टेंशन T। रस्सी कभी भी पुश नहीं करेगी, रस्सी हमेशा पुल करेगी। ठीक है, इस m2 मास के ब्लॉक को अर्थ पुल करेगा बेटा कितने फोर्स से, m2g से। अब इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ, तो नेट फोर्स नीचे की तरफ कितना, नीचे की तरफ नेट फोर्स है दिस माइनस दिस, मेरे पास आ गया m1g माइनस t। एंड न्यूटन्स लॉ सेज दैट कि नेट फोर्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इसी तरह से इस वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन है ऊपर की तरफ, तो नेट फोर्स होना चाहिए ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ नेट फोर्स है t माइनस m2g, एंड दिस नेट फोर्स मस्ट बी इक्वल्स टू ऑफ कोर्स इसका मास इनटू एक्सेलरेशन। दो इक्वेशन है बेटा, दो वेरिएबल है, दोनों इक्वेशंस को अगर ऐड करोगे तो t गायब हो जाएगा, और t गायब होते ही एक्सेलरेशन की मेरे पास वैल्यू आ जाएगी m1 माइनस m2 इंटू g अपॉन m1 प्लस m2। इस तरह के अरेंजमेंट को हम एटवुड मशीन कहते हैं, और इसके जो रिजल्ट है ना बेटा वो स्टैंडर्ड से ही है। मतलब एक्सेलरेशन आप चाहो तो याद ही रख सकते हो। इसी एक्सेलरेशन को यहाँ पुट कर दो तो टेंशन आ जाएगी, या फिर दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दो तो a गायब हो जाएगा, टेंशन आ जाएगी। टेंशन की जो वैल्यू आएगी बेटा दैट विल बी 2 टाइम्स m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, आपके पास बेटा इस रस्से में टेंशन आ जाएगी। खैर मेन मुद्दे की बात ये थी कि जितना ये ब्लॉक ए नीचे जाएगा उतना ही बड़ा ये वाला ब्लॉक ए ऊपर जाएगा, तो ये मेन बात थी बेटा, बाकी बातें तो ठीक है। इसके अलावा जैसे स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट के अंदर हो सकता है किसी टफ सवाल के अंदर एक दो बातें और यूजफुल हो। जैसे मान लीजिए बेटा कि ये कोई पुल्ली है, ये मूव कर रहा है और इसके ऊपर हमने ऐसे कोई रस्सी लपेट रखी है, ये रस्सी लपेट रखी है ऐसे। इस रस्से के साथ बेटा कोई दो ब्लॉक्स जुड़े हुए हैं, लेट्स से बेटा दिस इज ब्लॉक 1, बेटा दिस इज ब्लॉक 2। पुल्ली का एक्सेलरेशन है लेट्स से बेटा ऊपर की तरफ AP, इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन है ऊपर की तरफ A1 और इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन है ऊपर की तरफ A2। अगर ये पुल्ली रेस्ट पे होता फिर तो मैं बोलता कि देखो भाई इसका एक्सेलरेशन A1 ऊपर तो इसका एक्सेलरेशन A1 नीचे, लेकिन अगर पुल्ली का एक्सेलरेशन है कुछ ना कुछ बेटा फिर थोड़ा सा रिलेशन डिफरेंट आएगा। हम निकाल भी सकते हैं लेकिन अगर याद रख लेंगे तो काम चल जाएगा वैसे हमारा। इसमें आप ऐसा याद रख सकते हो कि देखो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ A1 तो इस रस्सी का एक्सेलरेशन A1, इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ A2 तो इस रस्सी का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ A2। इन दोनों रस्सियों की एक्सेलरेशन का जो एवरेज होगा वो पुल्ली के एक्सेलरेशन के बराबर होगा। तो आप लिख सकते हो हमेशा ही कि AP इज इक्वल्स टू A1 प्लस A2 अपॉन 2। हमेशा काम बन जाएगा, कभी दिक्कत नहीं आएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये बड़ा मान लो कि मेरे पास ये कोई पुल्ली है, इसके ऊपर से धागा निकल रहा है ऐसे और मैंने यहाँ से बांध दिया, और यही धागा बड़ा चलते 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 इस ब्लॉक से बंधा हुआ है। इस पुल्ली को मैं ऊपर की तरफ ले जाऊँ A एक्सेलरेशन से, तो बताओ कि इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा। बहुत सिंपल, इधर वाली रस्सी तो मैंने बांध रखी है तो इसका एक्सेलरेशन तो 0, इसका एक्सेलरेशन मैं मान लेता हूँ कि ऊपर की तरफ B है। मुझे पता है कि इन दोनों का एवरेज A है, तो 0 प्लस B अपॉन 2 शुड बी इक्वल टू A। बड़ा B की वैल्यू कम्स आउट टू बी 2। हालांकि स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट का जो मेन कॉन्सेप्ट है जहां जिससे सारी बातें आती है वो ये है कि रस्सी की लेंथ आपकी फिक्स रहेगी, रस्सी कभी स्लैक नहीं होगी, और उससे सारे के सारे रिजल्ट आप निकाल सकते हो। लेकिन अगर आप इतनी सी बात याद भी रखते हो तो भी जेईई मेन का कोई टफ सवाल अगर इस पे आया तो आपसे बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह से वेज कंस्ट्रेंट, वेज कंस्ट्रेंट अगेन पूरा बेसिक तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, बट मैं एक बेसिक बात बता दूं आपको। ये बड़ा मान लीजिए मेरे पास कोई वेज, ये बड़ा मेरे पास मान लीजिए कोई दूसरा वेज। ये दूसरा वाला जो वेज है बेटा ये ऐसे मान लीजिए बेटा किसी पाइप के अंदर फंसा हुआ है ऐसे ऐसे। ये वाला वेज जाएगा इधर की तरफ A एक्सेलरेशन से, तो ये वाला वेज आएगा नीचे की तरफ B एक्सेलरेशन से। लेट्स से बेटा दिस एंगल इज थीटा। तो आप याद रख सकते हो, मैं इस बात को प्रूव भी कर सकता हूं बट नॉट रिक्वायर्ड। इस B की जो वैल्यू होगी वो A टाइम्स tan थीटा होगी। यही नहीं, अगर इसकी वेलोसिटी इस तरफ v1 है और इसकी वेलोसिटी इस तरफ v2 है, तो आप याद रख सकते हो कि v2 इज इक्वल्स टू v1 टाइम्स
tan थीटा। यही नहीं, अगर ये वाला ब्लॉक इधर की तरफ x1 डिस्टेंस गया और मान लीजिए कि ये वाला ब्लॉक नीचे की तरफ x2 आया, तो आप ऐसा कह सकते हो कि x2 विल बी x1 टाइम्स ऑफ tan थीटा। इतने से अगर कोई टफ सवाल आया जेईई मेन में इस बात पे, तो हमसे वो बन जाएगा, ये बात तय है। ठीक है, चलिए बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज सूडो फोर्स। पहली बात तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो वो है जो एक तरीके से आप ऐसा कह सकते हो जो अनएक्सेलरेटेड रेफरेंस फ्रेम है। अगर कोई रेफरेंस फ्रेम या कोई ऑब्जर्वर एक्सेलरेट कर रहा हो तो हम कहेंगे कि ये अपने पास एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर सारे के सारे फोर्सेस के साथ साथ हमें एक एक्स्ट्रा फोर्स की टर्म और लिखनी पड़ती है, दैट इज नोन एज सूडो फोर्स। सूडो फोर्स आप हमेशा ऐसे याद रख सकते हो कि इट इज ऑलवेज माइनस m इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर। मैं बेटा पहले क्लियर कर दूं कि ये वाला सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ तभी लगाना है जब आप सवाल ग्राउंड से नहीं कर रहे हो, किसी एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से कर रहे हो। और ये फोर्स कितना लगाओगे? उस ऑब्जेक्ट का मास जिस ऑब्जेक्ट के आप एफबीडी बना रहे हो। एक्सेलरेशन किसका? ऑब्जर्वर का। और ये माइनस साइन सिर्फ और सिर्फ ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये सूडो फोर्स हमेशा किस तरफ दिखाना है? ये सूडो फोर्स हमेशा दिखाना है हमें ऑब्जर्वर के एक्सेलरेशन के अपोजिट, ऑब्जर्वर के एक्सेलरेशन के अपोजिट। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए बेटा आपके पास इस तरह का अरेंजमेंट है कि ये कोई लिफ्ट है, इस लिफ्ट के अंदर इस तरह से मेरे पास एक 20 kg का ब्लॉक पड़ा है और इस लिफ्ट का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। मान लीजिए कि मैं यहां कहीं जमीन पर बैठकर सवाल कर रहा हूं, मैं ओवल हूं। जमीन पर बैठकर अगर सवाल कर रहे हो तो आप एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो, आप कोई सूडो फोर्स नहीं दिखाओगे। आप बोलोगे कि सर अगर मैं 20 kg ब्लॉक की अगर एफबीडी बनाता हूं तो मुझे सिर्फ और सिर्फ दो ही फोर्सेस दिखाने हैं, नीचे की तरफ mg और इस लिफ्ट की जो फर्श है उसने ऊपर की तरफ किसी ने किसी फोर्स से पुश किया होगा, उसने जिस फोर्स से पुश किया होगा उसको मैंने बोल दिया है नॉर्मल। और ये ऑब्जर्वर कहेगा कि देखो भाई लिफ्ट ऊपर की तरफ 4 से जा रही है तो ये वाला ब्लॉक उसके अंदर पड़ा है, ये भी ऊपर की तरफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ही जा रहा है। एक्सेलरेशन है ऊपर तो नेट फोर्स ऊपर, तो n जो है वो 200 से बड़ा होना चाहिए, तो n माइनस 200 ऊपर की तरफ नेट फोर्स एंड इट मस्ट बी इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। कुल मिलाकर नॉर्मल की मेरे पास वैल्यू आ गई है 280 न्यूटन। इट मेक सेंस? अगर मान लीजिए कि इस लिफ्ट के अंदर कोई दूसरा बालक बैठा है O2 और हम कहते हैं कि चलो अब सारा का सारा सवाल हम O2 के रेस्पेक्ट में करते हैं, तो O2 जो है वो हमारे पास एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। जब ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है और इससे कहें कि तू एफबीडी बना, तो वो कहेगा कि देखो भाई ये 20 kg का ब्लॉक है, सबसे पहले नीचे की तरफ आएगा mg और ऊपर की तरफ आएगा नॉर्मल। इनके अलावा O2 एक फोर्स और दिखाएगा। कौन सा सर? O2 नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है क्योंकि वो खुद एक्सेलरेट कर रहा है, वो एक ऐसे वो खुद एक्सेलरेट कर रहा है, लिफ्ट के अंदर बैठा है तो बड़ा एक्सेलरेट ही कर रहा है, तो वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। वो सारे के सारे फोर्सेस के साथ साथ एक फोर्स और दिखाएगा, कितना और किधर? ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन है ऊपर तो बड़ा वो फोर्स दिखाएगा नीचे, कितना? ब्लॉक का तो मास, एक्सेलरेशन किसका? ऑब्जर्वर का। ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन है बेटा कितना? 4। अब लास्ट बात, इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में ये वाला ब्लॉक कहां जा रहा है? आप बोलोगे सर इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में तो ये वाला ब्लॉक इक्विलिब्रियम पे है, और अगर इक्विलिब्रियम पे है तो एक्सेलरेशन 0 है, और अगर एक्सेलरेशन 0 तो ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स। सो ऊपर का n शुड बी इक्वल टू 200 प्लस 80, बट दैट कम्स आउट विद 280 न्यूटन। ये कुल मिला के हमारा वही नॉर्मल फोर्स आ गया। तो चाहे आप ग्राउंड से सवाल करें, चाहे बेटा आप किसी एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से सवाल करें, दोनों ही केस में इस लिफ्ट के फर्श ने उस ब्लॉक पर कितना नॉर्मल फोर्स लगाया, हर तरीके से आंसर सेम ही आएगा। बस ये ध्यान रखना कि जब भी आपका एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो तब सारे के सारे फोर्सेस के साथ साथ आपको सूडो फोर्स दिखाना ही पड़ेगा, कोई और चारा ही नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट इज काइनेटिक फ्रिक्शन। ऐसे कोई फ्रिक्शन को ऐसे अलग से चीज़ नहीं है, जैसे बाकी फोर्स होते हैं वैसे फ्रिक्शन होता है।
फ्रिक्शन में दो तरह के फोर्स हैं, एक आपका काइनेटिक फ्रिक्शन, दूसरा बड़ा आपका स्टैटिक फ्रिक्शन। जब भी सरफेसेस इन कांटेक्ट में रिलेटिव मोशन हो तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, रिलेटिव मोशन ना हो, सिर्फ रिलेटिव मोशन की कोशिश हो तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। मेन चीज़ है दो कि बेटा काइनेटिक फ्रिक्शन किधर लगेगा और कितना लगेगा, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल के लिए ऐसा बोलूँ कि बेटा मान लीजिए कि आपके पास ये रफ सरफेस है और इस रफ सरफेस के ऊपर लेट से बेटा कोई ब्लॉक पड़ा है ऐसे m मास का। इस ब्लॉक के पास मान लीजिए कि शुरुआत में t इज इक्वल्स टू 0 पर सामने की तरफ कोई ना कोई वेलोसिटी थी u इनिशियली। तो नीचे वाले सरफेस के रेस्पेक्ट में जैसे ब्लॉक आगे जाएगा वैसे ही इस पर काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा रिलेटिव वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में। और इस काइनेटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू होगी बेटा इट विल बी ऑलवेज, इस सरफेस का कुछ ना कुछ कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन आपको दे रखा होगा जिसे हम म्यू के लिखेंगे। काइनेटिक फ्रिक्शन विल बी ऑलवेज म्यू के इनटू नॉर्मल, कि इस ब्लॉक के और इस सरफेस के बीच में कितना नॉर्मल है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि इस ब्लॉक के और इस सरफेस के बीच में कितना काइनेटिक फ्रिक्शन है। नीचे की तरफ बड़ा ऑफ कोर्स लग रहा होगा mg और नीचे वाले सरफेस को ऊपर की तरफ पुश कर रहे हुए किसी न किसी नॉर्मल फोर्स से। वर्टिकल डायरेक्शन में कोई फोर्स तो है नहीं, मतलब कोई मोशन तो है नहीं, तो मैं कह सकता हूँ कि नॉर्मल की जो वैल्यू है वो mg के बराबर है। मैं फॉर्मूला बेटा सिर्फ और सिर्फ ये बोल रहा हूँ, हाँ इस सवाल में नॉर्मल की जो वैल्यू है mg के बराबर आई है। थोड़ा वेलोसिटी आगे है, काइनेटिक फ्रिक्शन पीछे है। इस केस में अगर देखो तो काइनेटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू है वो बड़ा म्यू के mg है। वर्टिकल डायरेक्शन के सारे फोर्स तो आपके कैंसिल हो गए, वेलोसिटी है आगे, काइनेटिक फ्रिक्शन है पीछे, तो ऑफ कोर्स एक्सेलरेशन भी आना चाहिए पीछे। हम चाहें थोड़ा एक्सेलरेशन निकाल भी सकते हैं कि नेट फोर्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इससे एक्सेलरेशन की मेरे पास वैल्यू आ गई है म्यू के इंटू जी। एक्सेलरेशन भी क्या, एक तरीके से ये रिटार्डेशन है, और ये जो एक्सेलरेशन है ये लगातार इसकी वेलोसिटी को कम करेगा, फाइनली इस ब्लॉक की जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगी। ये वेलोसिटी किस टाइम पर 0 होगी ये निकालना हमारे लिए बाएं हाथ का खेल है। इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन पता है, टाइम निकालना है। बेटा बेस्ट इक्वेशन कौन सी है, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है रुकने से पहले, तो आप बोलोगे सर निकाल लेंगे कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है उसके लिए। फाइनल वेलोसिटी पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन पता है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू एस। सारे काम बड़े आराम से बन जाएंगे। मेन चीज़ तो सिर्फ और सिर्फ ये है कि काइनेटिक फ्रिक्शन है कितना, बाकी सब बातें तो हो जाती हैं, कोई इतना बड़ा काम नहीं है। जैसे मैं एक छोटा सा केस और लूँ, ये बड़ा आपके पास हॉरिजॉन्टल सरफेस और मेरे पास ये कोई लेट से इंक्लाइंड प्लेन और ये वाला आपके पास एंगल है थीटा। मेरे पास कोई m मास का ब्लॉक है, इसके पास बड़ा वेलोसिटी है लेट से ऐसे v। ये जो सरफेस है ये बड़ा रफ है और ब्लॉक के और सरफेस के बीच में जो सरफेस है उसका कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन आपको म्यू के दिया हुआ है। तो कोई मुझसे पूछ सकता है कि बताओ काइनेटिक फ्रिक्शन कितना होगा, सोच लेंगे। इस m मास के ब्लॉक पर सबसे पहले mg लग रहा होगा, उस mg के दो कंपोनेंट आएंगे। अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन आएगा mg का साइन थीटा, इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आएगा mg का कॉस थीटा। ऐसे आएगा आपके पास नॉर्मल। इस ब्लॉक का सारा जो मोशन है वो ऐसे इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग है, इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है, तो इस तरफ नेट फोर्स 0 होना चाहिए, तो नॉर्मल मस्ट बी इक्वल टू mg का कॉस थीटा। नॉर्मल शुड बी इक्वल टू mg का कॉस थीटा। जैसे ही इस इंक्लाइंड प्लेन पर ब्लॉक जाएगा नीचे की तरफ तो इस पर काइनेटिक फ्रिक्शन लग जाएगा ऊपर की तरफ। काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है म्यू के इंटू mg। सॉरी बेटा, म्यू के इंटू mg मैंने कभी नहीं सिखाया, मैंने सिखाया म्यू के इंटू नॉर्मल। तो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई है म्यू के इंटू नॉर्मल। नॉर्मल की वैल्यू मेरे पास है mg का कॉस थीटा। अब अगर कोई मुझसे पूछ ले कि इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना है, हम बड़े आराम से निकाल लेंगे। मान लो कि mg साइन थीटा अगर म्यू के mg कॉस थीटा से बड़ा है तो एक्सेलरेशन आएगा नीचे की तरफ। अगर म्यू के mg कॉस थीटा mg साइन थीटा से बड़ा है तो एक्सेलरेशन आएगा ऊपर की तरफ। वो हम बड़े आराम से सोच सकते हैं।
फॉर एग्जाम्पल मैंने mg sin को बड़ा मान लिया तो एक्सेलरेशन आएगा नीचे की तरफ। कितना? नीचे की तरफ नहीं, डाउन द इंक्लाइन बोलते हैं इसको। डाउन द इंक्लाइन फोर्स लग रहा है mg sin थीटा, अप द इंक्लाइन लग रहा है म्यू के mg cos थीटा। दिस इज द नेट फोर्स एंड दिस नेट फोर्स मस्ट बी इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। हम कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो है g sin थीटा माइनस म्यू के cos थीटा। ये मेरे पास एक्सेलरेशन। तो मैंने काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला बेटा आपको म्यू के इंटू एम जी नहीं सिखाया, मैंने आपको म्यू के इंटू नॉर्मल सिखाया। नॉर्मल हर सिचुएशन में आप बड़े आराम से खुद भी सोच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन तब लगेगा जब जो दोनों सरफेसेस हैं उनके बीच में रिलेटिव मोशन ना हो, सिर्फ रिलेटिव मोशन की कोशिश हो। स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला जैसे ही बच्चों से पूछते हैं ना तो बच्चे सटाक से बोलते हैं कि सर स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू म्यू एस इंटू एन। वहां पर म्यू क्या था? कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, यहां पर कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। हालांकि इन दोनों की वैल्यू अक्सर सवालों के अंदर इक्वली होती है। अक्सर बच्चे ये वाला फॉर्मूला बोलते हैं, ऑफ कोर्स बेटा ये वाला फॉर्मूला गलत है। स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो अपने आप में एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है और उसकी जो वैल्यू है वो 0 से लेकर म्यू एस इंटू नॉर्मल के बीच में कुछ भी हो सकती है। उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या होगी वो सिचुएशन पर डिपेंड करेगी, स्थिति पर डिपेंड करेगी। बस ये तय है कि स्टैटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू है वो म्यू एस इंटू नॉर्मल से ज्यादा नहीं हो सकती, कम तो कितनी भी हो सकती है। बस उसका एम क्या है कि किसी प्रकार का रिलेटिव मोशन ना हो। आप तो सिर्फ इतना याद रखो कि स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू एस इंटू एन से ज्यादा नहीं हो सकती है। म्यू एस इंटू एन और उससे कम तो कितनी भी हो सकती है। कितनी होगी वो इस बात पर डिपेंड करेगी कि आखिर रिलेटिव मोशन को रोकने के लिए कितना आपको फ्रिक्शन चाहिए। ठीक है, ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है ना, स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है इसका एक नाम भी है बेटा, इसे हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। इसका फॉर्मूला आप कह सकते हो कि म्यू एस इंटू एन है। फिर से मेरी बात ध्यान सुन लेना, मैंने ये स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला नहीं लिखा है, मैंने ये स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू का फॉर्मूला लिखा है। स्टैटिक फ्रिक्शन तो बड़ा इससे या तो इसके बराबर होगा या इससे कम होगा। ठीक है, तो आप ऐसे मुझसे पूछना कि यार सर ने कोई बहुत ही अलग से बात बोली। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ऐसे छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ। मान लो कि बेटा मेरे पास ये m मास का ब्लॉक है, m मास भी नहीं, चलो मैं इसको काम करता हूँ, 10 kg लेता हूँ और यहां पर कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन लेट से बेटा 0.5 है। ठीक है, मैं इस पर बेटा सामने की तरफ कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूं ऐसे। जैसे एक्सटर्नल फोर्स लगाऊंगा ये ब्लॉक स्लिप ना हो इस नीचे वाले सरफेस पर, तो स्टैटिक फ्रिक्शन इस पर लग जाएगा ऐसे पीछे की तरफ कि ये जाए नहीं ब्लॉक। ठीक है, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन चाहता है कि स्लिपिंग हो ही नहीं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, कोई अगर मुझसे पूछ ले कि सर स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, कितनी मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल होगी, तो मैं बोलूंगा बेटा 0.5 इंटू नॉर्मल, मतलब म्यू इंटू नॉर्मल। नॉर्मल कितना है? mg नीचे की तरफ, नॉर्मल ऊपर की तरफ। mg है बेटा 100 न्यूटन, तो नॉर्मल भी 100 न्यूटन। इसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 50 न्यूटन लग सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि स्टैटिक फ्रिक्शन 50 न्यूटन लगेगा, मैं कह रहा हूं कि स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 50 न्यूटन हो सकती है। स्टैटिक फ्रिक्शन तो 0 से लेकर 50 तक कितना भी हो सकता है जरूरत के हिसाब से। जैसे फॉर एग्जांपल तुमने अगर एक्सटर्नल फोर्स अगर 10 न्यूटन लगाया तो ब्लॉक जाना चाहेगा आगे, उसको रोकने के लिए स्टैटिक फ्रिक्शन पीछे की तरफ लग जाएगा 10 न्यूटन। सर आपने तो 50 बताया था। अरे नहीं बताया मैंने कहा कि स्टैटिक फ्रिक्शन 50 तक कितना भी लग सकता है, 50 की जरूरत ही नहीं है आपको। ब्लॉक को रोकने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 10 न्यूटन की जरूरत, 10 लग जाएगा। सर मैंने सामने की तरफ फोर्स लगा दिया 20 न्यूटन, तो ब्लॉक जैसे सामने जाना चाहेगा फ्रिक्शनल फोर्स भी हो जाएगा 20 न्यूटन। सर आपने तो 50 बताया था। अबे नहीं बताया मैंने 50, मैंने कहा कि फ्रिक्शन 0 से लेकर 50 तक कितना भी हो सकता है, जरूरत के हिसाब से अपनी वैल्यू को वो एडजस्ट कर लेगा। बस चाहता है क्या वो ये चाहता है कि वैल्यू जो है वो 50 न्यूटन से ज़्यादा ना हो और कभी भी कोई रिलेटिव मोशन ना आए, वो चाहता ही है। अगर इस फोर्स को मैंने 30 किया तो ये 30 हो जाएगा, अगर मैं इसको 40 किया तो ये 40 हो जाएगा, अगर मैंने इसको 50 किया तो ये 50 हो जाएगा। जैसे ही मैंने इसको 51 न्यूटन किया, अब स्टैटिक फ्रिक्शन हार मान गया। ऐसा तो है कि स्टैटिक फ्रिक्शन चलने नहीं देगा, उसके एक अपर लिमिट है, ये तो 50 ही लग सकता है।
जैसे आपने 51 न्यूटन लगा दिया, अब ब्लॉक कर गया मूव, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन तो बेटा सिर्फ और सिर्फ 50 तक ही बैलेंस कर पा रहा था ना, तो अब कर गया मूव। जैसे मूव कर गया, अब बेटा फ्रिक्शन स्टैटिक नहीं लगेगा, अब कौन सा लगेगा? काइनेटिक लगेगा। काइनेटिक हम जानते हैं पहले से कि दैट इज म्यू के इनटू नॉर्मल। अगर म्यू एस और म्यू के की वैल्यू सेम है तो काइनेटिक फ्रिक्शन लग जाएगा पीछे की तरफ 50। 51 आगे 50 पीछे, सामने की तरफ नेट फोर्स आ गया 1, एक्सेलरेशन आ गया सामने की तरफ 1/10। ठीक है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन 0 से लेकर 50 तक इस तरह से अपने आप को एडजस्ट कर सकता है। बेटा नेक्स्ट इज एंगल ऑफ रिपोज। सुनना बेटा, ऐसे छोटा सा कॉन्सेप्ट है, कोई बहुत ऐसे भारी बात नहीं है। ये हॉरिजॉन्टल, ये बेटा आपके पास इंक्लाइंड प्लेन, इस इंक्लाइंड प्लेन का एंगल है बेटा लेट से थीटा। इसके ऊपर एक ब्लॉक पड़ा है ऐसे एम मास का, इस एम मास के ब्लॉक और सरफेस के बीच में कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो लेट से बेटा आपके पास म्यू एस है। इस एम मास के ब्लॉक पर सबसे पहले बेटा एम जी के दो कंपोनेंट आएंगे, ये आएगा एम जी का साइन थीटा, ये आएगा एम जी का कॉस थीटा, ये आएगा नॉर्मल। इस एम जी के साइन थीटा के कारण ये ब्लॉक स्लिप करना चाहेगा ऐसे डाउन द इंक्लाइन। स्लिपिंग से बचाने के लिए ऑफ कोर्स बड़ा स्टैटिक फ्रिक्शन लग जाएगा ऐसे, है कि नहीं? अब मैं जानता हूं कि अगर स्लिप नहीं हो रहा है तो स्टैटिक फ्रिक्शन किसके बराबर होना चाहिए? एम जी साइन थीटा के बराबर होना चाहिए। अगर तुम चाहते हो कि ये ब्लॉक स्लिप ना करे तो स्टैटिक फ्रिक्शन बैलेंस करना चाहिए एम जी साइन थीटा को। अब मैंने क्या किया कि स्लोली धीरे धीरे थीटा को बढ़ाया। थीटा को अगर बढ़ाऊंगा तो साइन थीटा बढ़ेगा, साइन थीटा बढ़ेगा तो नीचे की तरफ लगने वाला एम जी साइन थीटा बढ़ेगा, नीचे की तरफ लगने वाला एम जी साइन थीटा बढ़ेगा तो उसको बैलेंस करने के लिए स्टैटिक फ्रिक्शन भी बढ़ेगा। लेकिन ऐसा थोड़ी कि स्टैटिक फ्रिक्शन इनफाइनाइट हो जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब जस्ट स्लिपिंग वाला केस आ जाएगा। क्यों सर जस्ट स्लिपिंग वाला केस क्यों आ गया? बेटा जस्ट स्लिपिंग वाला केस इसलिए आ गया क्योंकि थीटा बढ़ते बढ़ते, साइन थीटा बढ़ते बढ़ते, एम जी साइन थीटा बढ़ते बढ़ते, स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ते बढ़ते, स्टैटिक फ्रिक्शन अपनी लिमिटिंग वैल्यू पहुंच गया। बस अब वो हाथ खड़े कर देगा कि मेरे बस का नहीं है इसको रोकना, इस ब्लॉक को रोकना। तब आ जाएगी आपके पास जस्ट स्लिपिंग वाली कंडीशन। उस केस में आपका नीचे की तरफ जो एम जी साइन थीटा है वो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू के बराबर हो जाएगा। सर ये स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? बेटा वो होगी म्यू एस मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल। नॉर्मल किसके बराबर है मेरे प्यारे बच्चे? जानते ही हैं, दैट इज एम जी कॉस थीटा। और यहां पर मेरे पास आ गया बेटा टेन थीटा इज इक्वल्स टू म्यू एस। थीटा की वैल्यू आ गई है tan इनवर्स ऑफ म्यू एस। ये वाला जो एंगल है बेटा दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ रिपोज। इस एंगल पर आपका जो ब्लॉक है वो जस्ट स्लिप करने वाला है। अगर आपके इस इंक्लाइंड प्लेन का एंगल इससे कम हुआ तो कोई स्लिपिंग नहीं होगी, अगर एंगल tan इनवर्स म्यू एस से ज्यादा हुआ तो स्लिपिंग होगी, और थीटा की वैल्यू अगर एग्जैक्टली tan इनवर्स म्यू एस के बराबर हुई तो ये जस्ट स्लिप करने वाली कंडीशन है। हल्का सा भी अगर आपने थीटा को बढ़ा दिया तो ब्लॉक कर जाएगा आपका स्लिप, एंड दिस एंगल इज नोन एज योर एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है बेटा, पहले भी जेईई मेन के अंदर सवाल पूछ रखे हैं एंगल ऑफ रिपोज पर, आगे भी पूछ सकते हैं। ठीक है, ठीक है बेटा, याद रखोगे इसको। आगे चलो, नेक्स्ट इज मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू पुल ए ब्लॉक ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस। ये मान लो कि आपके पास कोई हॉरिजॉन्टल सरफेस है और इसके ऊपर ये कोई एम मास का ब्लॉक है। इस एम मास के ब्लॉक और इस हॉरिजॉन्टल सरफेस के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन लेट से म्यू एस है। अगर मैं इस ब्लॉक पर सामने की तरफ फोर्स लगाता हूं तो मुझे कम से कम म्यू एस इंटू एम जी के बराबर फोर्स चाहिए इस ब्लॉक को मूव कराने के लिए। लेकिन अगर मैं फोर्स ऐसे ना लगाऊं और ऐसे लगाऊं तो हो सकता है कि मेरा कम फोर्स में भी काम चल जाए। हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा पर अगर पुल करूं तो बड़ा हो सकता है कि कम फोर्स में भी काम चल जाए। कैलकुलेट भी कर सकते हो, करना चाहो, बट आप एक बात याद रख सकते हो कि अगर हम थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स म्यू एस एंगल पर अगर पुल करते हैं तो सबसे कम फोर्स से हम इस एम मास के ब्लॉक को इधर की तरफ पुल कर सकते हैं, और उस मिनिमम फोर्स की जो रिक्वायरमेंट होगी बड़ा वो होगी मेरे पास म्यू एम जी अपॉन म्यू एस एम जी अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू एस का स्क्वायर। कैलकुलेशन भी कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, ऐसा नहीं कि कोई बहुत ही ऐसे हाई फाई काम हो। ठीक है,
लेकिन बड़ा ठीक है, मैं तो वैसे भी रिवीजन पे ही ध्यान है मेरा हल्का सा, तो आप इसको याद भी रखो, काम चल जाएगा। सामने की तरफ अगर खींचोगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ म्यू एस इंटू एम जी फोर्स चाहिए, और अगर आप एंगल थीटा पर अगर खींचते हो तो कम फोर्स से भी आप इस एम मास के ब्लॉक को सामने तरफ पुल कर सकते हो। किस एंगल पर पुल करोगे कि कम से कम फोर्स से खींच लो, तो दैट इज थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स म्यू एस, और कितना फोर्स होगा, दैट इज म्यू एस एम जी अपॉन अंडर ऑफ 1 प्लस म्यू एस का स्क्वायर। बड़ा ऑफिस लिख दूँ, म्यू एस एम जी अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू एस का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा सा पॉइंट बेटा, याद भी रख सकते हो इसको। आगे चलिए बच्चों, नेक्स्ट इज एक थोड़ा सा ऐसे हल्का सा पॉइंट है जो मुझे ऐसा लगता तो नहीं कि जेईई मेन में पूछेंगे, बट बेटा क्या भरोसा है ना, हो सकता है कि इस पॉइंट पर कभी ना कभी कोई ना कोई बात पूछ ली जाए। तो चलिए सुनिए इस बात का। एक एम मास का ब्लॉक है, और इस एम मास के ब्लॉक को हम लोग है ना ऐसे सामने की तरफ किसी न किसी एफ फोर्स से पुल कर रहे हैं। पीछे की तरफ एक रस्सी है, ये एम मास का जो ब्लॉक है ये रफ सरफेस पर पड़ा है, ऐसे रफ सरफेस पर जिसकी वैल्यू म्यू एम जी के बराबर है। ठीक है, अब सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये है कि ये ब्लॉक जाएगा तो नहीं कहीं, क्यों नहीं जाएगा, रस्सी भी खींचेगी इसको किसी न किसी फोर्स टेंशन टी से, और ऑफ कोर्स यहाँ पर फ्रिक्शन भी लग सकता है। फ्रिक्शन में जानता हूँ बड़ा कौन सा होगा, स्टैटिक होगा, क्योंकि एम मास का ब्लॉक मूव तो करने से रहा, आपने बांध रखा ना एक्चुअली इसको। कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ ये है कि इस F को अगर मैं शुरुआत में बढ़ाऊंगा तो पहले फ्रिक्शन बढ़ेगा, F को बढ़ाओगे फ्रिक्शन बढ़ेगा, F को बढ़ाओगे फ्रिक्शन बढ़ेगा, F को बढ़ाओगे फ्रिक्शन बढ़ेगा, और रस्सी में शुरुआत में किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं आएगी। जब तक इस F की वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू तक नहीं पहुंच जाती तब तक टेंशन की वैल्यू 0 आएगी। मैं लिख देता हूं इस बात को, जब तक F की वैल्यू म्यू एम जी के बराबर या उससे छोटी है तब तक रस्सी में किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं आएगी, और जितना आप F लगाओगे फ्रिक्शन उतना ही होगा। फ्रिक्शन जो होगा वो आपके कैपिटल F के बराबर होगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही आपने F, ये तो बड़ा एक बात होगी, जैसे ही आपने F म्यू एम जी से ज्यादा लगाया, अब ऑब्वियस बात है कि ये वाला F अगर मैं म्यू एम जी से अगर ज्यादा लगा दूंगा तो अब फ्रिक्शन तो बैलेंस कर नहीं पाएगी, अब रस्सी में टेंशन आ जाएगी। अब ये दोनों मिलकर इसका मुकाबला कर लेंगे, मिलकर मुकाबला कर लेंगे। इस बात का मतलब ये है कि F विल बी इक्वल टू टेंशन प्लस फ्रिक्शन। फ्रिक्शन बेटा अब आपकी मैक्सिमम तक पहुंच चुकी है, दैट इज म्यू एम जी। तो आप ऐसा कह सकते हो कि अब आपका जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो तो अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंच गया है म्यू एम जी पर, और रही बात टेंशन की, तो टेंशन की वैल्यू है बेटा कैपिटल F माइनस म्यू एम जी। आप ऐसे इस बात को याद रख सकते हो। तो इस F को अगर आप शुरुआत में बढ़ाओगे तो फ्रिक्शन बैलेंस करेगा, F बढ़ाओगे फ्रिक्शन बढ़ेगा, F बढ़ाओगे फ्रिक्शन बढ़ेगा, F बढ़ाओगे फ्रिक्शन बढ़ेगा। फ्रिक्शन बढ़ते 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 कहां पहुंच गया, लिमिटिंग पे। अगर आप F अब भी बढ़ाओगे तो अब जो एक्स्ट्रा F आप बढ़ा रहे हो उसको कौन बैलेंस करेगा, आपका टेंशन बैलेंस कर देगा। ठीक है बेटा, ये अच्छा सा पॉइंट है, हो सके तो बेटा इस पॉइंट को तुम एक बार के लिए याद भी रख सकते हो, कोई इसमें कोई बहुत ऐसा बड़ा काम नहीं है, सिंपल सी आपके पास बात है। ठीक है, यही हाल बेटा तब है जब नॉर्मल हो। जैसे मेरे पास मान लीजिए कि बेटा ये दीवार है, ये दीवार है, और ये मेरे पास एक एम मास का ब्लॉक है। इस एम मास के ब्लॉक और नीचे वाले सरफेस के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू। अब मैंने इधर की तरफ किसी एफ फोर्स से पुश किया, जैसे मैंने इसको पुश किया दीवार भी थोड़ी हेल्प कर सकती है नॉर्मल से, और ऑब्वियस बात है नीचे वाले सरफेस भी कोई ना कोई फ्रिक्शन लगा सकती है। तो वो अगेन रिपीटेशन है। शुरुआत में अगर मैं F को बढ़ाऊंगा तो फ्रिक्शन बढ़ेगा, F को बढ़ाऊंगा फ्रिक्शन बढ़ेगा, F को बढ़ाऊंगा फ्रिक्शन बढ़ेगा। नॉर्मल आएगा ही नहीं, नॉर्मल आएगा ही नहीं। नॉर्मल तब तक नहीं आएगा जब तक इस F को बढ़ाते बढ़ाते, इस फ्रिक्शन को बढ़ाते बढ़ाते मैं लिमिटिंग तक ना पहुंच जाऊं। एक बार मैं अगर इस F को बढ़ाते बढ़ाते इतना बढ़ा लिया कि ये फ्रिक्शन लिमिटिंग तक पहुंच गया, अभी भी अगर मैं F बढ़ाऊंगा तो ऐसा तो है नहीं कि बेटा ब्लॉक मूव कर जाएगा। अब कौन आ जाएगा, आपका नॉर्मल। अब आप जितना F बढ़ाओगे उसको कौन बैलेंस करेगा, फ्रिक्शन भी करेगा और नॉर्मल भी करेगा। फ्रिक्शन तो अपनी मैक्सिमम लिमिट पे पहुंच गया, अब जितना जितना आप F को बढ़ाओगे आपका नॉर्मल लगातार बढ़ता जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ऐसे मैं एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, बेटा मान लो कि ये मास है 10 kg और कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन मेरे पास है लेट से 0.5। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, आप बोलोगे सर स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी है mg है 100 इंटू 0.5 बड़ा मैंने म्यू दे रखा है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन मेरे पास बड़ा कितना हो गया 50 न्यूटन। अब सुनना, ये वाला 10 न्यूटन लगाऊंगा तो फ्रिक्शन 10 न्यूटन, ये वाला 20 लगाऊंगा फ्रिक्शन 20 न्यूटन, ये 30 लगाऊंगा फ्रिक्शन 30, ये 40 लगाऊंगा फ्रिक्शन 40,
ये 50 लगाऊंगा, ये 50। अगर मैंने 51 लगा दिया तो ऐसा तो नहीं कि ब्लॉक मूव कर जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन तो 50 ही लग सकता है। जैसे मैंने इसको 51 लगा दिया तो फ्रिक्शन तो 50 ही रहेगा, जो बाकी एक होगा वो कौन बैलेंस कर देगा, दीवार बैलेंस कर देगी। तो दिस 1 + 50 विल बी इक्वल 51। अगर मैंने इसको 60 न्यूटन कर दिया तो फ्रिक्शन तो 50 ही लगेगा, बाकी 10 न्यूटन आपका नॉर्मल लग जाएगा। अगर मैंने इसको 100 न्यूटन कर दिया तो 50 ये हो गया, 50 ये हो गया। अगर मैंने इसको 150 न्यूटन कर दिया तो ये तो 50 हो जाएगा और ये आपका बाकी 100 हो जाएगा। तो 50 + 100 विल इक्वल टू 150। तो कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ इतना सा है कि अगर आप एफ को बढ़ाओगे तो पहले फ्रिक्शन बढ़ेगा, फ्रिक्शन बढ़ते 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 अपनी अधिकतम वैल्यू तक पहुंचेगा, उसके बाद जाके आपके नॉर्मल या टेंशन का कोई रोल आएगा। ठीक है बच्चों, समझ गए इस बात को? चलिए बेटा, है ना, कल करते हैं इसकी अपन प्रैक्टिस। ऑफ कोर्स वैसे आज भी काफ़ी हद तक हमने थोड़े बहुत सवाल किए, कल थोड़े से सवाल अपन और ज़्यादा करेंगे। काफ़ी सारे बच्चे ये पूछ रहे थे कि सर ना रिवीजन में हम और एक्स्ट्रा क्या कर सकते हैं। देखो यार ना, कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे कि ना जिनका सिलेबस भी साथ साथ चल रहा होगा और वो भी चैम्प से पढ़ रहे होंगे, तो उनको तो कहूँगा कि बेटा ये तो चैम्प की जो अपनी एक्सरसाइज चल रही है ये भी लगभग दिन के अंदर 4 या 5 घंटे के आसपास का समय तो ले लेती है। तो जिन बच्चों का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ वो तो सिर्फ और सिर्फ चैम्प से ही रिवीजन करें, बाकी टाइम आप अपना जो सिलेबस कंप्लीशन है उस पर ध्यान दें। ठीक है, जिन बच्चों का सिलेबस कंप्लीट हो चुका, ठीक है, वो तो ऑब्वियस कहेंगे सर आपने तो सिर्फ और सिर्फ 5 घंटे का जुगाड़ बताया, सर 5 घंटे के अलावा क्या करें। तो बड़ा ऑब्वियस बात है कि 5 घंटे तो आपके चैम्प में चले जाएंगे, बाकी 5 घंटे आपको जो भी लगे कि आपकी तैयारी के अंदर कोई लूप होल्स वगैरह तो आप उन लूप होल्स को थोड़ा सा फिल करें। हालांकि उस बाकी 5 घंटे के अंदर भी अगर आप चैप्टर्स की सीक्वेंस वही रखें जो आपके चैम्प की सीक्वेंस है तो उस केस में आप थोड़ा सा बेटर कर पाएंगे। जैसे मान लो कि आज न्यूटन्स लॉ पढ़ रहे हो तो 5 घंटे तो हमारे चैम्प के साथ गुजर गए, बाकी 5 घंटे आप न्यूटन्स लॉ और फ्रिक्शन ही करें, तो उस केस में क्या होगा कि सारी चीज़ें एक बार निपट जाएंगी, सारी चीज़ें एक बार ढंग से हो जाएंगी। तो 2 अलग अलग बच्चे हैं, एक वो जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है बेटा वो तो सिर्फ और सिर्फ चैम्प से ही रिवाइज करें और बाकी सिलेबस कंप्लीशन पर ध्यान दें। जिन बच्चों का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है वो 5 घंटे तो चैम्प को दें और उसके अलावा 5-6 घंटे आप एक्स्ट्रा जो पढ़ते हैं उसके अंदर वही चैप्टर पढ़ें, वही चैप्टर की प्रैक्टिस करें जो चैम्प में चल रहा है। इस कारण से क्या होगा कि सिस्टमेटिक तरीके से सारा का सारा रिविजन हो जाएगा और हर चीज़ को आप बराबर समय दे पाओगे और कुछ छूटेगा भी नहीं। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं।